हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रोवाइड नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन विद मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर्स। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is most common cause of neonatal mortality? Which of the following is the most common cause of neonatal mortality? मतलब नवजात शिशु मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? मतलब नवजात शिशु मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? बताइए, नवजात शिशु मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्री मैच्योरिटी मतलब अधिकारिकता। ऑप्शन नंबर बी है हमारा बर्थ डिफेक्ट्स मतलब जन्म दोष। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। ऑप्शन नंबर डी है बर्थ एस्फिक्सिया मतलब जन्म श्वास अवरोध। तो राइट आंसर क्या होगा? जो नवजात शिशु होते हैं उनका सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण क्या है, मरने का कारण क्या है? जो नवजात शिशु होते हैं वो सबसे ज्यादा किस कारण से मर जाते हैं, किस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, संक्रमण। नवजात शिशु मृत्यु का सबसे सामान्य कारण है तो वो है संक्रमण। सामान्य कारण पूछा है, ठीक है। सामान्य कारण जो है वो संक्रमण है, तो राइट आंसर लगा लीजिए संक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ चाइल्ड विद अ फीवर? मतलब बुखार वाले बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है? बताइए, बुखार वाले बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा गिव फ्लूइड्स एंड मॉनिटर टेम्परेचर मतलब तरल पदार्थ देना और तापमान की निगरानी करना। ऑप्शन सी हमारा प्रोवाइड अ कोल्ड बाथ मतलब ठंडे स्नान देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा अप्लाई आइस पैक्स मतलब बर्फ की पट्टियां लगाना। तो बताइए बुखार वाले बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है? बताइए बुखार वाले बच्चे के लिए आप इनमें से क्या करेंगे? क्या होगा राइट आंसर इसका? जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बुखार वाले बच्चे को हम क्या करेंगे? गिव फ्लूइड एंड मॉनिटर टेम्परेचर मतलब तरल पदार्थ देना और तापमान की निगरानी करना। क्या करना है? नर्सिंग क्या करेगी? नर्सिंग करेगी तरल पदार्थ देना और तापमान की निगरानी करना। बच्चे को तरल पदार्थ देना और तापमान की निगरानी करना जरूरी है, ठीक है। बच्चे को तरल पदार्थ देना और तापमान की निगरानी करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू अ चाइल्ड? मतलब बच्चे को दवा देने में प्राथमिक विचार क्या है? बच्चे को दवा देने में प्राथमिक विचार क्या है? तो ऑप्शन ए है चाइल्ड्स वेट मतलब बच्चे का वजन। ऑप्शन बी है चाइल्ड्स बिहेवियर मतलब बच्चे का व्यवहार। ऑप्शन सी है हमारा चाइल्ड्स एज मतलब बच्चे की आयु। ऑप्शन डी है टाइप ऑफ डिसीज मतलब रोग का प्रकार। तो बताइए बच्चे को दवा देने में प्राथमिक विचार क्या है? बच्चे को दवा देने में प्राथमिक विचार आपका क्या होगा? बताइए पहला प्राथमिक विचार क्या होगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का? राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे का वजन। सबसे पहले आपको देखना है बच्चे का वजन। बच्चे का वजन कितना है उस हिसाब से बच्चे को दवाई देंगे, ठीक है। बच्चे के वजन के हिसाब से बच्चे को दवाई दी जाती है। बच्चे के वजन के हिसाब से बच्चे का डोज डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा फोर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन असेसिंग एन इन्फेंट्स न्यूट्रिशनल नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? मतलब शिशु की पोषण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए शिशु की पोषण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है शिशु को पोषण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय?
राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा कैलोरिक इंटेक मतलब कैलोरी की मात्रा। ऑप्शन बी है प्रोटीन लेवल्स मतलब प्रोटीन स्तर। ऑप्शन सी है हमारा फ्लूइड बैलेंस मतलब तरल संतुलन। ऑप्शन डी है हमारा आयरन सप्लीमेंटेशन मतलब लोहे अनुपूरण। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी फ्लूइड बैलेंस मतलब तरल संतुलन। शिशु की पोषण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है तरल संतुलन। बच्चे को जो शिशु को हम तरल संतुलन देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस इज एप्रोप्रिएट फॉर अ चाइल्ड विथ अस्थमा मतलब अस्थमा वाले बच्चे के लिए कौन सा हस्तक्षेप उपयुक्त है? बताइए इनमें से अस्थमा वाले बच्चे के लिए कौन सा हस्तक्षेप उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है हमारा इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है हमारा एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब निर्धारित ब्रोंकोडाइलेटर्स देना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्लेस द चाइल्ड इन अ वार्म रूम मतलब बच्चे को एक गर्म कमरे में रखें। ऑप्शन डी है हमारा अवॉइड ऑल एक्सरसाइज मतलब सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से बचें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? अस्थमा वाले बच्चे के लिए कौन सा हस्तक्षेप उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स। क्या होगा? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब निर्धारित ब्रोंकोडाइलेटर्स देना। क्या करना है? निर्धारित ब्रोंकोडाइलेटर्स देना। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अस्थमा वाले पेशेंट को हम ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा व्हाट इज अ की साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन अ न्यूनेट। क्या है? व्हाट इज अ की साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन अ न्यूनेट मतलब नवजात शिशु में निर्जलीकरण का एक प्रमुख संकेत क्या है? बताइए नवजात शिशु में निर्जलीकरण का एक प्रमुख संकेत क्या है इनमें से? तो ऑप्शन ए है ड्राई स्किन मतलब सूखी त्वचा। ऑप्शन बी है हमारा इंक्रीज हार्ट रेट मतलब दिल की धड़कन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सनकैन फॉन्टेनेल मतलब घूमता हुआ कांप। ऑप्शन नंबर डी है एक्सेसिव क्राइंग मतलब अत्यधिक रोना। तो बताइए निर्जलीकरण जब बच्चे में हो जाता है तो उसका प्रमुख संकेत क्या है इनमें से? निर्जलीकरण जब हो जाता है, बच्चों में पानी की कमी हो जाती है, तो बच्चों में क्या चीज दिखाई देगी इनमें से? बताइए क्या चीज दिखाई देगी? तो आपको पता चलेगा कि बच्चे में निर्जलीकरण है मतलब कि बच्चों में पानी की कमी है। बच्चे में पानी की कमी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। घूमता हुआ कांप मतलब सनकैन फॉन्टेनल। क्या हो जाएगा? सनकैन फॉन्टेनल। नवजात शिशु का बोल रहे हैं, ठीक है। नवजात शिशु में निर्जलीकरण का एक प्रमुख संकेत क्या है? तो घूमता हुआ कांप मतलब कि सनकैन फॉन्टेनल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूखी त्वचा मत लिख लेना, बहुत से लोग इसमें सूखी त्वचा भी लिख सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका, ठीक है। जो फॉन्टेनल जो है वो होगा सनकैन फॉन्टेनल। सनकैन फॉन्टेनल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप सूखी त्वचा मत लिख लीजिएगा, सूखी त्वचा नहीं आएगा इसका राइट आंसर। हाँ, अगर धसी हुई आंखें आती, धसी हुई आंखें हो सकती हैं इसमें, फॉन्टेनल हो सकता है। और अगर बच्चे में पानी की कमी होती है तो डायपर भी गीला कम होता है मतलब कि पेशाब कम आती है बच्चों में, शिशु में पेशाब भी कम आ सकती है। अगर ये ऑप्शन होता तो ये भी लगा सकते थे, ठीक है। और जैसे कि शुष्क मुंह भी लिख सकते थे, मुंह जो ओंठ होते हैं वो सूख जाते हैं, वो भी लिख सकते थे। कम आंसू भी आ सकते हैं, कम आंसू भी आ सकते हैं। बच्चा अगर रोता है तो कम आंसू भी आते हैं बच्चे में। अगर बच्चा रोता है तो बच्चे के आंसू जो है वो कम आएंगे निर्जलीकरण के कारण, ठीक है। बच्चों के आंसू कम हो सकते हैं या फिर धसी हुई आंखें हो सकती हैं, ये निर्जलीकरण के सिम्टम्स है, संकेत हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सूखी त्वचा नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सनकैन फॉन्टेनल मतलब घूमता हुआ कांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग अ पीडियाट्रिक सीजर, मतलब बाल चिकित्सा दौरे का प्रबंधन करते समय पहला कदम क्या है। बताइए, बाल चिकित्सा दौरे का प्रबंधन करते समय पहला कदम क्या होगा आपका। तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन देना। ऑप्शन बी है हमारा इंश्योर द चाइल्ड इज सेफ, मतलब यह सुनिश्चित करना कि बच्चा सुरक्षित है। ऑप्शन सी है हमारा एडमिनिस्टर मेडिकेशन, मतलब दवा देना। ऑप्शन डी है बिगिन सीपीआर, मतलब सीपीआर शुरू करना। तो बताइए, बच्चे में जब दौरे आ जाते हैं, बच्चे को जब दौरे आते हैं तो उसको प्रबंधन करते समय पहला कदम क्या होगा आपका। क्या करेंगे इनमें से आप, पहला कदम क्या होगा आपका, क्या करेंगे इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंश्योर द चाइल्ड इज सेफ, मतलब यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा सुरक्षित है। क्या करना है, सबसे पहला कदम यह होगा, अगर बच्चे को सीजर आ जाते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा सुरक्षित है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी व्हेन क्राइंग फॉर अ चाइल्ड इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब श्वसन संकट में बच्चे की देखभाल करते समय प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। श्वसन संकट में बच्चे की देखभाल करते समय प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, बताइए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स देना। ऑप्शन बी है एसेस एयरवे एंड ब्रीथिंग, मतलब बायोमार्ग और श्वास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी है मॉनिटर द हार्ट रेट, मतलब दिल की धड़कन की निगरानी करना। ऑप्शन डी है ऑफर फ्लूइड्स, मतलब तरल पदार्थ देना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। श्वसन संकट होगी बच्चे में तो देखभाल करते समय प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, क्या होगी प्राथमिकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एसिस एयरवे एंड ब्रीथिंग, मतलब वायुमार्ग और श्वास का मूल्यांकन करना। अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वायुमार्ग और श्वास का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, वायुमार्ग देखेंगे बच्चे का और सांस को देखेंगे, सांस का मूल्यांकन करेंगे, वायुमार्ग और श्वास का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एन ईयर इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में कान के संक्रमण का सबसे सामान्य लक्षण क्या है। बताइए, बच्चों में कान के संक्रमण का सबसे सामान्य लक्षण क्या होगा। तो ऑप्शन ए है फीवर, मतलब बुखार। ऑप्शन बी है हियरिंग लॉस, मतलब सुनाई में कमी। ऑप्शन सी है ईयर पेन, मतलब कान में दर्द। ऑप्शन डी है रनी नोज, मतलब नाक बहना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। बच्चों में कान के संक्रमण का सबसे सामान्य लक्षण क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ईयर पेन। क्या होगा, ईयर पेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। कान में दर्द होगा, अगर कान में संक्रमण होगा, कान में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो ईयर पेन होगा, मतलब कान में दर्द होगा। ठीक है, सुनाई में भी कमी होता है, ये भी राइट आंसर हो सकता है, पर इसमें क्या पूछा है, सामान्य लक्षण। तो सबसे सामान्य लक्षण है हमारा ईयर पेन, मतलब कान में दर्द। अगर कान में दर्द नहीं होता, ऑप्शन ये कान में दर्द ऑप्शन नहीं आता, तो आप ये वाला ऑप्शन भी लगा सकते थे। ठीक है, सुनाई में कमी ये भी लगा सकते थे। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ईयर पेन, मतलब कान में दर्द होगा। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट पोलियो, मतलब पोलियो को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाता है। बताइए, इनमें से पोलियो को रोकने के लिए कौन सा टीका देंगे आप। तो ऑप्शन ए है MMR, ऑप्शन बी है पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सी है BCG, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पोलियो वैक्सीन। पोलियो के लिए पोलियो ही टीका देंगे ना हम, अगर पोलियो रोकने के लिए हम पोलियो ही टीका देंगे। ठीक है, पोलियो वैक्सीन होती है, पोलियो वैक्सीन राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन एन इन्फेंट, मतलब शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का एक संकेत क्या है। बताइए, शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का एक संकेत क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया पता है ना आपको किसको बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर लेवल कम हो जाना, मतलब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाना, उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा कांपना, ऑप्शन नंबर बी हमारा उच्च बुखार, ऑप्शन नंबर सी हमारा तेज श्वास, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सुसुप्तता, ऑप्शन नंबर डी हमारा सुसुप्तता। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इनमें से। शुगर लेवल अगर कम हो जाता है तो क्या होता है बताइए। बॉडी में अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो क्या करते हैं, क्या होने लगता है, इनमें से क्या चीज होगी बताइए। राइट आंसर जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कांपना। जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो क्या होने लगता है, कपकपी आने लगती है, कांपना स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है, हाथ पैर कांपने लगते हैं ब्लड शुगर लेवल से, और कई बार चक्कर भी आ जाते हैं, कपकपाना भी स्टार्ट हो जाता है, एक इंसान बेहोश भी हो जाता है शुगर लेवल कम होने से। ठीक है, ब्लड स्तर जो कम हो जाता है तो क्या होता है, कांपना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कांपना ऑप्शन आया है तो आप कांपना लिख लीजिएगा। ठीक है, बुखार नहीं आएगा शुगर लेवल कम होने से, ना ही तेज सांस चलेगी, ना ही सुसुप्तता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर, मतलब परिवार केंद्रित देखभाल का प्राथमिक ध्यान क्या है। बताइए परिवार केंद्रित देखभाल का प्राथमिक ध्यान क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रीनेटल इन्वॉल्वमेंट इन केयर, प्रीनेटल इन्वॉल्वमेंट इन केयर मतलब देखभाल में माता पिता की भागीदारी, ऑप्शन बी है हॉस्पिटल पॉलिसीज मतलब अस्पताल की नीतियां, ऑप्शन सी है मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सा उपचार, ऑप्शन डी है चाइल्ड्स एजुकेशन मतलब बच्चे की शिक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रीनेटल इन्वॉल्वमेंट इन केयर मतलब देखभाल में माता पिता की भागीदारी। क्या होगी, देखभाल में माता पिता की भागीदारी राइट आंसर हो जाएगा। परिवार केंद्रित देखभाल का प्राथमिक ध्यान क्या है, तो देखभाल में माता पिता की भागीदारी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 13 सेंटेंस है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू असेस पेन इन अ नियोनेट, मतलब नवजात शिशु में दर्द का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। बताइए नवजात शिशु में दर्द का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए है रोना, ऑप्शन बी है हमारा फेशियल, ऑप्शन बी है हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे की अभिव्यक्तियां, ऑप्शन सी है हमारा वाइटल साइंस मतलब महत्वपूर्ण संकेत, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बॉडी पोस्चर मतलब शरीर की मुद्रा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। जब नवजात शिशु को दर्द होता है तो उस समय सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा इनमें से। बच्चे को दर्द होगा तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा इनमें से। किस चीज से पता करेंगे आप कि बच्चे को दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या हो जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे की अभिव्यक्तियां। चेहरे की अभिव्यक्तियों से मतलब फेस बनाने लगते हैं बच्चे, चेहरे की अभिव्यक्तियों से पता चल जाएगा आपको कि बच्चे को दर्द हो रहा है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बच्चा अगर मुंह बनाएगा तो लगेगा कुछ ना कुछ हो रहा है बच्चे को। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं बच्चे का दर्द चेहरे की अभिव्यक्तियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हेन शुड अ नर्स असेस द पेन लेवल ऑफ अ पीडियाट्रिक पेशेंट, मतलब बाल चिकित्सा रोगी के दर्द के स्तर का मूल्यांकन कब करना चाहिए। बताइए बाल चिकित्सा रोगी के दर्द के स्तर का मूल्यांकन कब करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है ओनली व्हेन द चाइल्ड कंप्लेन्स, मतलब केवल जब बच्चा शिकायत करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एट रेगुलर इंटरवल्स मतलब नियमित अंतराल पर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वंस ड्यूरिंग द एंटायर हॉस्पिटलाइजेशन मतलब पूरी भर्ती के दौरान केवल एक बार, ऑप्शन डी है ओनली बिफोर सर्जरी मतलब केवल सर्जरी से पहले। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाल चिकित्सा रोगी के दर्द के स्तर का मूल्यांकन कब करना चाहिए। बताइए कब करेंगे बच्चे के दर्द का मूल्यांकन हम। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या हो जाएगा? एट रेगुलर इंटरवल्स मतलब नियमित अंतराल पर। नियमित अंतराल मतलब हुआ हर थोड़ी थोड़ी देर में। हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना है कि बच्चे को दर्द तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चेक करना जरूरी है। नर्सिंग का काम है कि बच्चे को देखना है हर थोड़ी थोड़ी देर में कि बच्चे को दर्द तो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, which of the following is the most common cause of unintentional injury in children? मतलब बच्चों में अनायास होने वाली चोटों का सबसे सामान्य कारण क्या है? बताइए, बच्चों में अनायास होने वाली चोटों का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है ड्राइंग मतलब डूबना, ऑप्शन बी है फॉल्स मतलब गिरना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जलना, ऑप्शन नंबर डी है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स मतलब वाहन दुर्घटनाएं। तो बताइए इनमें से बच्चों को सबसे ज्यादा चोट किस चीजों से लगती है? इनमें से किन चीजों से लगेगी चोट? तो गिरने से लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, गिरना। गिरने से बच्चे को सबसे ज्यादा चोट लगती है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे गिरते हैं क्योंकि वो चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, गिरने से बच्चे को चोट लग जाती है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।